हेलो दोस्तों, मैं विमल प्रताप सिंह। मैं तेज बहादुर सिंह। मैं पवन कुमार तिवारी और हम आपका स्वागत करते हैं मैडकेम फैमिली में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैडकेम क्लासेस में। तो आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक हम बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा जो है सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, या जिन्हें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल जीरो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक चीज अच्छे से बिल्कुल कराऊंगा। तो मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि जिस किसी को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आइए हमारे साथ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे वो है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम जो है जीओसी भी बोलते हैं। पर जीओसी पढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे ही तुरंत आप सोचते होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप सभी बताइए मुझे, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बताइए जरा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। ये बहुत समय पहले की बात है, जब जो है हमारे दो प्रकार के कंपाउंड पाए जाते थे। कौन कौन से? एक जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होते थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब? डेड प्लांट्स, एनिमल इत्यादि। ठीक है, इनसे ड्राइव करते थे। एक तो हो गए बे। दूसरे हमारे कौन से पाए जाते थे कि जो है अर्थ क्रस्ट में, जो हमारे अर्थ क्रस्ट, जो ये पृथ्वी है इसकी जो मिट्टी में अंदर पाए जाते थे, वो एलिमेंट हमारे। तो दो प्रकार के हमारे जो है कंपाउंड पाए जाते थे। कौन कौन से? जो हम एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते थे, दूसरा जो हमारा अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते थे। तो एक साइंटिस्ट हुए बहुत बड़े, जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बताया कि बे कंपाउंड जो लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते, उन्हें केवल हम ड्राइव कर सकते हैं। कहां से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कि ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। कि उसे हम लैब में नहीं बना सकते, पर हम उसे जो है ड्राइव कर सकते हैं। कहां से? कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म मींस कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस कि डेड प्लांट, एनिमल इत्यादि से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो बर्जीलियस उस टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो सबने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी को बिल्कुल सही मान लिया कि हाँ भाई, जो बर्जीलियस बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इनकी बात जो है बिल्कुल सत्य है। पर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था वोलर। कौन से साइंटिस्ट हुए? वोलर। उन्होंने क्या काम करा? अमोनियम साइनेट। उन्होंने क्या काम करा? अमोनियम साइनेट को गर्म करा, और गर्म करने पे उन्होंने क्या देखा कि एक कंपाउंड बनना है जो कुछ इस प्रकार का है, NH2CO जिसे जो है आप यूरिया के नाम से भी जानते हो। तब उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करा तो उन्हें कंपाउंड मिला यूरिया, जो कि हमारा कैसा कंपाउंड था? जो था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। हम अभी तक तो कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में यानी लैब में नहीं बनाए जा सकते, पर अभी क्या हो गया? बोलर ने क्या काम करा? एक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम है यूरिया। ऐसी जो है कुछ दिनों बाद कोल्वे ने एसिटिक एसिड बना दिया। तो ऐसी बहुत सारे साइंटिस्टों ने कुछ का कुछ जो है वो लैब में तैयार कर दिया। अब हमारा जो सिग्निफिकेंस था थ्योरी का, कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिग्निफिकेंस था नेम का, वो कहां से आ रहा था? वाइटल फोर्स थ्योरी से। और ये थ्योरी हमारी क्या बोल रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में तो बना ही नहीं सकते, पर क्या हुआ? अभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, तो सिग्निफिकेंस इस थ्योरी का बिल्कुल खत्म हो गया। इसका मतलब जो ये बता रही थी, इसका मतलब ये थ्योरी कैसी होगी? गलत सिद्ध हो गई है। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, केमिस्ट्री या साइंस में कुछ भी चीज गलत नहीं होती है। जनरली कुछ भी चीज का क्या मतलब? आप एक्सपेरिमेंट करते हो या तो आप सीखते हो, उससे अगर आपका कुछ भी हुआ, गलत हुआ तो आप सीखते हो। दूसरी चीज आप क्या करते हो?
कि कुछ भी चीज नहीं देने का प्रयत्न करते हो। जैसे सपोज करो एक मैंने कंपाउंड दिया ये, ठीक है, मैंने कहा ये जो है सबसे बड़ा कंपाउंड है, फिर सब साइंटिस्टों ने खोजना शुरू कर दिया, उन्होंने देखा ये सबसे बड़ा कंपाउंड है, फिर और ने भी खोज करी, फिर उन्होंने देखा ये सबसे बड़ा कंपाउंड है। तो ये हर चीज जो है लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी चीज यहाँ गलत साबित नहीं हो सकती। तो पर इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस अब हमारी नजरों में खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि भाई वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार कोई भी चीज लैब में नहीं बनाई जा सकती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर अभी हम क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन गया। तो फिर क्या हुआ? तो अब बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड आप किसे कहेंगे? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? जहां से शुरू करा था फिर हम वहीं लौट के आ गए, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो फिर कुछ साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है कार्बन प्रेजेंट रहता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है कार्बन प्रेजेंट रहता है, वे हमारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। पर फिर क्या हुआ? अगर मैं बात करूं किसकी, साइनाइड की, मैं बात करूं साइनेट की, मैं बात करूं साइनेट की, और जो है मैं बात करूं आइसोसाइनेट की, मैं बात करूं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड की, तो इन सब में भी तो क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है या नहीं? बताओ, ये जितने ग्रुप में आपके सामने लिख रहा हूं इन सब में जो है कार्बन प्रेजेंट है या नहीं? तो कार्बन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये तो फिर हमारे ऑर्गेनिक होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है, ये कंपाउंड तो इनऑर्गेनिक है। तो फिर क्या हुआ? ये थ्योरी भी इसका मतलब सही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? साइंटिस्टों ने थोड़ा और प्रयत्न करा और जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो निकाली कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आप चारों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं, ठीक है। आप जो है अपना फोन चला रहे हैं, वो भी लैपटॉप चला रहे हैं, वो भी सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट, हर चीज कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, वो भी कुछ भी प्लास्टिक, ये सब चीज कहीं ना कहीं जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मैं कहूं ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ी हुई, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखिए आप, क्या होती है? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आया? हाइड्रो कार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आपके सामने दो चीज लिखी है मैंने, एक तो लिखा है क्या, हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा मैंने लिखा है डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैं इनकी जो है एक एक करके चर्चा करता हूं। तो आप सबसे पहले देखिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो नाम से क्या पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन के? हाइड्रोकार्बन्स के नाम से आपको क्या पता चल रहा है, क्या समझ पा रहे हो हाइड्रोकार्बन के नाम से आप? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो, ऐसे कंपाउंड, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मींस कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो उन्हें कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे लिख दिया CH4, ठीक है। यह हो सकता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे जो है हम एथिलीन बोलते हैं। ये आपका जो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंपाउंड जो केवल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये मैं मिटा सकता हूं, ये मैं लिखे हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल लिखे थे, ठीक है। अब यहां हाइड्रोकार्बन्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हमारे हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब यहां हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC लिख दिया मैंने, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां मैंने जो है HC लिखा है हाइड्रोकार्बन का। अब बात यह है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड, पूरे कंपाउंड में जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है केवल, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैसे? ये हाइड्रोकार्बन से हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसे कहेंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या जो है वो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट
प्रेजेंट हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ये है हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ से एक है कि मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड लिखा है CH3, ये एसीटोन मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। तो एसीटोन में आपको बताना है कि क्या ये मॉलिक्यूल मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बताइए आपके दिमाग में क्या क्या बात आ रही होगी। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया है, सैचुरेटेड मींस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जबकि इसमें तो ऐसा नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है। हम क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे कि साहब इस कंपाउंड में जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है इसका हम जो है वो डिस्कशन आगे करेंगे, फिलहाल इतनी बात समझिए। इस कंपाउंड को मैं कहूंगा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पर इसमें जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। कैसे हम निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हम अभी बात करेंगे, उसमें आप जो है कंफ्यूज मत होना, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब दूसरी बात यहां देखो, और मैंने क्या लिखवाया था आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब बात आई डेरिवेटिव्स हमारे क्या होते हैं, ये मैंने डेरिवेटिव्स तो लिखा, ये होते क्या हैं डेरिवेटिव्स। तो देखिए डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आपको एक हाइड्रोजन हटाना है, कोई भी हाइड्रोकार्बन लीजिए, चाहे सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, कोई भी एक हाइड्रोजन हटाइए, उसकी जगह आप कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं। एल्कोहल के लिए OH, ठीक है, और जो है एल्डिहाइड के लिए CH, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड OR। तो ऐसा कोई भी ग्रुप आप जोड़िए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए जरा एग्जांपल देखिए, जैसे CH4 था, तो CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसमें क्या लिख दिया, OH लिख दिया, क्या बन गया मेरा मेथेनॉल। क्या है ये, एक डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव है। ऐसी आप जो है कुछ भी हटाइए, जैसे ये था हमारा, इसमें से जो है एक मैंने हटा दिया, क्या कि हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह ये लिख दिया, तो हमारा इस तरह का कंपाउंड बन गया। और ये क्या है, हमारा डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। तो आप डेरिवेटिव समझ पा रहे हो क्या होता है, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक से ज्यादा भी हटा सकते हो, उनकी जगह कोई भी आप जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए। फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, जैसे OH एल्कोहल के लिए, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, CHO एल्डिहाइड के लिए, SH जो है मरकैप्टन के लिए, ठीक है। तो ये थायोल भी से बोलते हैं। तो ये सारे जो है वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये सभी जो है किसी दिन मैं आपसे जो है चर्चा करूंगा इस बारे में भी। तो आप केवल इतना समझिए डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो बताइए मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और डेरिवेटिव क्या होते हैं। बात समझ में आई है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और डेरिवेटिव क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो भाई हम अपने लेक्चर को यहाँ से फिर आगे बढ़ाते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, ठीक है भाई। तो अभी तक आप क्या बात समझ चुके हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। दूसरी चीज हमें पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर हम इसे जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम कैसे लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो दूसरी हेडिंग आप डालिए, ये मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली जो फॉर्मूला है आपको वो है मोलिकुलर फॉर्मूला। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल मोलिकुलर फॉर्मूला लिख के, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूले से आपका क्या मतलब, केवल जो है हमने संख्या लिखी है, जितने भी हमारे एटम है, सपोज करो हमारे पास C3H8O कुछ इस तरह से है, तो केवल मैंने क्या लिखा है, एक संख्या लिखी है। जैसे अगर मैं मीथेन का लिखूं तो क्या लिखूंगा, CH4, तो ये क्या है मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने लिखा है। अगर जो है मैं ग्लूकोज के लिए जो है फ्रुक्टोज के लिए किसी के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, C6H12O6, तो ये क्या है मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
ये हमारा क्या होता है, देखिए आप कि आपको केवल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाना है, आपको केवल कार्बन कार्बन। जैसे अगर मैं लिखूं कि मुझे लिखना हो एथेन, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, CH3 और CH3। मैंने क्या काम करा, केवल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया है। तो इसे कहते हैं क्या, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस तरह के जो है रिप्रेजेंटेशन को केवल कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल या डबल बॉन्ड आपको दिखाना है। तीसरा है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम जो है एक्सपेंड करके लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है C2H6, तो C2H6 को मैं कैसे लिखूंगा कि जो है हाइड्रोजन, सारे बॉन्ड एकदम बिल्कुल खोल के आपको दिखाने हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरह से पूरा जो है आपको खोल के लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल आपको जीरो से लेके चल रहा हूं, भले ही जो है मेरे ये सपोज करो आपके जो है 30 मिनट ज्यादा लग जाएंगे ये सब चीज पढ़ने में, पर ये चीज आपको एकदम पक्की हो जाएंगी एक बारी देखने में, ठीक है। तो ये सब चीज भी जरूरी है, हम हायर लेवल पे भी पहुंचेंगे, हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी कर रहे होंगे, पर मैं जैसा आपको बोला ए से पढ़ाऊंगा जेड तक, जीरो से पढ़ाऊंगा इनफाइनाइट तक, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, तो अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। और फोर्थ जो होता है वो होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसे बोलते हैं BLN। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है कार्बन जो है और हाइड्रोजन, केवल कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे और जो है कोई भी उसके बीच में जो है एटम नहीं दिखाएंगे। जैसे मुझे लिखना हो, ये लिखना है C3 और H8, कुछ इस तरह से मुझे जो है मॉलिक्यूल लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, केवल ये कर दूंगा, ये हो गया मेरा C3H8। तो इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। तो ये जो है हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, ये आपको जो है सारे का सारा बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली बात करूं तो कहीं भी अगर आपको जो है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो उसे कहूंगा मैं सिग्मा बॉन्ड। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन इन दोनों के बीच में बात करूं, केवल ये मेरा C2 मॉलिक्यूल है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों क्या है मेरे, ये दोनों मेरे पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर ऐसी जो मैं बात करूं B2 की, तो B2 की बात करता हूं तो कुछ इस तरह से है B2, तो केवल ये जो है ये मेरा पाई, ये एक ही बॉन्ड जो है ये मेरा पाई बॉन्ड है, पर ये सारी बात हम यहां नहीं करेंगे। ये आप जो है MOT, तब आप जो है बॉन्डिंग पढ़ोगे तब आप खुद से ये सब चीज सीख जाओगे। पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको जनरली बता दूं, कहीं भी अगर आपका सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसे जो है आपको सिग्मा बॉन्ड बोलना है, कहीं भी आपका जो है सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसे क्या बोलना है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन और कार्बन, ये क्या है मेरा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और दूसरा है मेरा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है ये भी देखिएगा आप, कि कहीं भी मेरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इस तरह से कहीं मेरा कार्बन कार्बन के बीच जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया है, ये जो है आया है, तो मैं इस कार्बन कार्बन के पहले वाले बॉन्ड को क्या बोलूंगा, ये सिग्मा है और ये मेरा पाई बॉन्ड है। ऐसी जो है ये सिग्मा है, ये मेरा पाई बॉन्ड है और ये मेरा पाई बॉन्ड है। देखिए भाई, कहीं आप जो है सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, क्या सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है, वहां जो है एक सिग्मा बॉन्ड है, वहां जो है क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। कहीं जो है डबल बॉन्ड, कहीं जो है आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, तो डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, वहां जो है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, वहां जो है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। कहीं जो है आप ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है, वहां एक सिग्मा और दो पाई जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा और दो पाई जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो कुछ जनरल बात थी। अब आप हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। केवल हम केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात यहाँ करेंगे, तो आप हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन
तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये कह दूं थॉट प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जनरली बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बॉन्ड एंगल डिफाइन करने को जो है डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। तो केवल हम जो बात करेंगे वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे यहाँ। तो देखिए कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 कैसे भरते हैं, 1s2 2s2 2p6। तो अगर मैं आउटर मोस्ट सेल की बात करूं जिसकी संख्या 2 है तो कितने, सॉरी 2p2। अगर मैं आउटर मोस्ट सेल की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को आप किस प्रकार से भरोगे कि जो है एक मेरा 2s में है, एक जो है ये देखिए ये मेरा जो है 2 इलेक्ट्रॉन मेरे 2s में है कार्बन के लिए, और जो है बाकी मेरे क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे 2p में है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे 2p में है, ये कार्बन के लिए। अब क्या काम करा, कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाना चाहेगा क्योंकि अपने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल तो फॉलो करना चाहेगा ही। तो कार्बन मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड हो गया है। एक्साइटेड होके क्या काम करा कि ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये जो है कुछ इस प्रकार से जो है हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आए, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आए और चारों ने जो है एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए जो हमारा जो है मॉलिक्यूल बनना है उसके लिए कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, एक हमारा s यूज हुआ और 3 हमारे p यूज हुए। तो जो इस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन होगी उसे क्या कहेंगे हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम बोलेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की आपको मैं सिंपल ट्रिक जो है वो बता देता हूं। तो देखिए आप यहाँ लिखिए, एक टेबल बनाइए, उसमें लिखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। एलपी का मतलब क्या है, लोन पेयर, ठीक है। इन्हें हमें तीनों को जोड़ना है, इन्हें हमें जो है वो तीनों को जोड़ना है। और यहां आप लिखिए कि हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखा है ना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इधर लिखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इसमें देखिए अगर इन तीनों को जोड़ के अगर आपका 4 आ रहा है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा 25%। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्यों लिख रहा हूं अभी मैं इसकी भी चर्चा आपसे करूंगा, केवल जो है मैं ये बात कर रहा हूं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ध्यान रखना। अब देखिए अगर किसी वजह से जोड़ के आपका 3 आ जाए तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा 33%, ठीक है। और ऐसी जो है इन दोनों को जोड़ के 2 आए तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp और परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा 50%। अब ये देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है ये क्या होता है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये भी समझिए ये बात मैंने है क्यों लिखी है। परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या मतलब कि उसमें जो है एस ऑर्बिटल का जो है वो परसेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है और जो न्यूक्लियस के पास होता है उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींचता भी ज्यादा ही है, आसानी से खींच सकता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो सबसे ज्यादा कहां से खींच सकता है, ऐसे ही खींचेगा अगर एस ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसलिए मैंने लिखा है परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इतनी बात भी जो है आपके समझ में आई होगी। अब मैं आपके सामने कुछ जो है मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, उसमें जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखिए अब ये देखिए अगर मैं इसमें बात करूं इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस वाले कार्बन की, तो क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज यहाँ है नहीं, लोन पेयर यहाँ है नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसके कितने हैं
3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, एक इस कार्बन के साथ बना रखा है, 4 हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई sp3। ऐसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए कितने बॉन्ड बना रखे हैं 4, 2 इस हाइड्रोजन के साथ, 2 इन कार्बन के साथ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई sp3। इसकी भी देखिए ऐसी sp3। बात समझ में आई। और सपोज करो कुछ ऐसा आपके सामने होता कि जो है C डबल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन और C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड होता। तो इस वाले कार्बन के देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन 2 और एक ये 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 3 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। इसकी देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 और 1 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई sp। तो ऐसे जो है आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो। अब आप ऐसी देखिए यहाँ CH3 CH2 निगेटिव, मैं पूछता हूं इस कार्बन की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अच्छा एक चीज और, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा जो है वो सेंट्रल एटम की देखते हैं, किसी मॉलिक्यूल की नहीं। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की नहीं होती, किसी एटम की होती है। तो मैं यह पूछ रहा हूं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या होगी, मैंने आपको क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और एक ये 4, तो कितनी होगी इसकी sp3। 4 आया ना जोड़ के, जो अभी आपको मैंने टेबल दिखाई थी, जो भी आपके सामने मैंने ये वाली टेबल रखी थी, ये वाली, ये देखिए 4 आया है जोड़ के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। यही चीज मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है। अब ये देखिए CH3 CH2 और जो है NH2, तो मैं पूछना चाहूंगा इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नाइट्रोजन की। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 और 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर 1 है, तो कितना है टोटल 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। बात समझ में आई। अब आगे सुनिए, एक नोट डालिए, नोट लिखिए, नोट में लाइन लिखिए आप, अगर किसी वजह से निगेटिव चार्ज या लोन पेयर, किसी वजह से निगेटिव चार्ज या लोन पेयर आपके रेजोनेंस में जा रहे हैं, रेजोनेंस क्या होते हैं हमें भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल लिख लीजिए, अगर किसी वजह से निगेटिव चार्ज या लोन पेयर आपके रेजोनेंस में जा रहे हैं, तब हम उन्हें हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर क्या है हमारा CH2 निगेटिव। अगर मैं इस कार्बन की आपसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कहूं तो आप क्या देखोगे, ये निगेटिव चार्ज इसके साथ जो है वो कहां जा रहा है, रेजोनेंस या कंजुकेशन में जा रहा है, कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बना रहा है CH2 ये, ठीक है। अब मुझे एक बात तो पता चल गई कि इसके साथ रेजोनेंस में जा रही है। फिलहाल अभी आप इतना सोच सकते हो कि लोन पेयर जो है या जो है निगेटिव चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है किसके, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के, तो वो रेजोनेंस में जाएंगे ही जाएंगे। इतना आप जो है अभी फिलहाल सोच लीजिए। तो देखिए जब कभी भी ऐसा होगा, तो मैंने आपको नोट क्या लिखवाया है कि इन सब को हम रेजोनेंस में कंसीडर नहीं करेंगे, इन सभी को हम जो है हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। अब देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, निगेटिव चार्ज को करूं मैं हाइब्रिडाइजेशन में काउंट या नहीं करने का हूं, तो इसका मतलब कितना है 3, तो इसका मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। अब ऐसी देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया हमारा NH2। अब मैं आपसे पूछता हूं इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो देखिए इसकी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है लोन पेयर, तो लोन पेयर इसके साथ कहां जा सकते हैं, रेजोनेंस में जा सकते हैं। तो इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर को तो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या करूं फिर 3 आया, 1 सिग्मा बॉन्ड ये 2 हाइड्रोजन के साथ, तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। इसमें देखिए इस तरह का आपके सामने कंपाउंड है, ये जो है आप लिखिए N और ये हाइड्रोजन, अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, ये जो लोन पेयर है इसके साथ कहां जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करूंगा नहीं करूंगा, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे 1 2 और 1 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि आप जो है sp और sp2 और sp3 को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते या घटते क्रम में लिखो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या आप लिख पाओगे? बिल्कुल, कि हमें पता है परसेंटेज एक्स करेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा परसेंटेज एक्स करेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। देखिए, आप अगर आपके पास sp कार्बन है, ठीक है, तो उसका जो है परसेंटेज एक्स करेक्टर होगा 50% और उसका बॉन्ड एंगल होगा 180। आपके पास sp2 कार्बन है तो उसका बॉन्ड एंगल होगा 120 और जो है परसेंटेज एस करेक्टर आपका कितना होगा 33%। आपके पास sp3 कार्बन है तो परसेंटेज एस करेक्टर जो है आपका होगा 25% और जो है उसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो देखिए जरा आप, मैंने आपको क्या बताया कि अब मैं जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता या घटता क्रम लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिख रहा हूं। ये सारी चीज नोट करते जाना। सबसे ज्यादा जो होगा वो sp वाला कार्बन होगा जिसे जो है मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन बोल सकता हूं, ये, ठीक है। फिर जो है क्या होगा sp2 वाला कार्बन जिसे जो है मैं डबल बॉन्ड वाला कार्बन बोल सकता हूं, कुछ इस तरह से। फिर क्या होगा हमारा sp3 वाला कार्बन जिसे जो है मैं बोल सकता हूं केवल सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कार्बन की। और जो ये हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। अभी आप नोट करना ये क्या होता है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये होती है 2.8 और इसकी होती है सिंगल बॉन्ड की 2.5। तो ये कुछ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अभी हम तो आगे चलते हैं। तो बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई? अब जो आप हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ कार्बन, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखिए, डिग्री ऑफ कार्बन में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो 1 डिग्री कार्बन। कौन सा होगा? 1 डिग्री कार्बन। क्या होता है? ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से कनेक्टेड हो एक बार यानी सिंगल बॉन्ड से। तो ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से कनेक्टेड हो उसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे मैं बात करता हूं CH3, तो ये कार्बन जो है मेरा कितने कार्बन से कनेक्ट है? केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले से। तो इस कार्बन को मैं कैसे कहूंगा? एक कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन भी कैसा है मेरा? 1 डिग्री कार्बन। और जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट रहेंगे उन हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा? ये कैसे हाइड्रोजन है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। कैसे हाइड्रोजन? 1 डिग्री या प्राइमरी। यहां जो है 1 डिग्री के आगे प्राइमरी भी लिखना, प्राइमरी। तो 1 डिग्री या प्राइमरी ये जो है मेरे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये कार्बन कैसा? 1 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन कैसे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसमें कोई पूछे आपसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, तो आपका आंसर 9 होना चाहिए। अब आप लिखिए सेकेंडरी या जो है 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। तो सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन कैसा कार्बन होता है? ऐसा कार्बन जो किसी 2 कार्बन से कनेक्टेड हो। कैसे? मतलब कहने की बात यह है, जैसे CH3, CH2 और CH3। अगर इसकी बात करूं कितने से कनेक्टेड है? 1 से। तो ये कैसा? 1 डिग्री। ये किससे कनेक्टेड है? एक कार्बन से, 1 डिग्री। ये कार्बन बीच वाला कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से। तो इसे क्या कहूंगा? ये कार्बन है मेरा 2 डिग्री कार्बन। बात समझ में आई? अब मैं आपसे कहूं इस कंपाउंड में कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो आपका आंसर क्या होगा कि 2 इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये ऐसे हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो उसे कहते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने इसमें? 1 डिग्री हाइड्रोजन है इसमें 3 और 3 6, ठीक है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? सिंपल बात, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। एग्जाम्पल के रूप में देखिए CH3, CH3, CH और CH3। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसे मैं क्या कहूंगा? कैसा कार्बन है ये? टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन है। और ये हाइड्रोजन कैसा है जो टर्सरी कार्बन से जुड़ा है? 3 डिग्री हाइड्रोजन। और जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? क्वार्टरी या जो है 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो कैसा होगा हमारा 4 डिग्री कार्बन? कुछ इस तरह से।
CH3 ये कैसा है हमारा 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो और इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो सकता है, आप जरा कॉमन सेंस लगाइए, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ने का ही नहीं है। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि पहले से ही जो है इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझ में आया। पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि CH4 ये कार्बन जो है ये कितने डिग्री कार्बन है, ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है? तो ये जो इसका वर्क है वो वर्क हमेशा इसका 1 डिग्री की तरह होता है, तो इसे हम जनरली 1 डिग्री बोल सकते हैं। पर इसे जो हमें क्या बोल लूंगा, 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी कार्बन, 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी कार्बन, 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी कार्बन है CH4 मीथेन का कार्बन हमारा। तो आपको अभी तक क्या समझ में आया कि जो है 1 to 0 डिग्री जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन समझ में आया। अब मैं बात करता हूं आपसे जो है अमाइंस की। तो दूसरी जो है डिग्री ऑफ अमाइंस, डिग्री ऑफ अमाइंस। तो डिग्री ऑफ अमाइंस भी आप ध्यान से देखना। इसमें आपको क्या देखना है कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर आप उसमें खुद बताना, अगर आप जो है समझदार हो तो जो है आप खुद बताना कि जो है ये कितने डिग्री है और ये कितने डिग्री है, और ध्यान पूर्वक बताना, बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ, कोई हमें जो है जल्दबाजी नहीं करनी है। शुरू के 15 लेक्चर बिल्कुल आराम से करिए, फिर बाकी के आप कितनी भी तेज करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कभी भी। ऑर्गेनिक, अब मैं आपसे कहूं कि ये जो है अमाइंस कितने डिग्री अमाइंस है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं आपसे कहूं ये अमाइंस कितने डिग्री अमाइंस है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं आपसे कहूं कि ये डिग्री कितने अमाइंस है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं कहूं ये कितने डिग्री अमाइंस है, तो आपका आंसर क्या होगा? पर उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए, एक चीज और देखिए, CH3 और जो है CH3 और इधर लगा हुआ हमारा NH2, और है आपका ये CH3 CH2 और जो है यहाँ है आपका NH2, और आपका CH2 और आपका NH2। तो बताइए कितने डिग्री अमाइंस है? तो देखो ध्यान से देखना कि आपको देखना है कि नाइट्रोजन कितने टाइम्स कार्बन से जुड़ी है। देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार कार्बन से जुड़ी है? 1 बार। यहाँ कितनी बार जुड़ी है? 1 बार। यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार कार्बन से जुड़ी है? 1 बार। तो ये तीनों के तीनों मेरे कैसे हैं? 1 डिग्री अमाइन है। ये तीनों के तीनों मेरे 1 डिग्री अमाइन है। इसमें हमें देखना था कितने टाइम नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है। जितने टाइम जुड़ा होगा उतने डिग्री अमाइन होगा हमारा। कितने डिग्री अमाइन है? तीनों के तीनों 1 डिग्री अमाइन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद मत होना। देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितने टाइम कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 टाइम। तो कितने डिग्री अमाइन हो गया? 1 डिग्री है प्राइमरी अमाइन। ये कितने डिग्री अमाइन है? 1 2 टाइम कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमाइन। ये कितने डिग्री अमाइन है? 1 2 3 बार कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, ऐसी जो है मुझे ये बताइए, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये कितने डिग्री अमाइन है? ये कितने डिग्री अमाइन है? आप क्या देख रहे हो? नाइट्रोजन कितनी बार कार्बन से जुड़ा है? बताओ, नाइट्रोजन कितनी बार कार्बन से जुड़ा है? 1 बार 2 बार कार्बन से जुड़ा है। तो ये ध्यान रखना, ये 1 डिग्री अमाइन नहीं, ये 2 डिग्री अमाइन है आपका, क्योंकि 2 बार ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। बताओ, इतनी बात समझ में आई? डिग्री ऑफ अमाइन आज के बाद बता दोगे? अच्छा, डिग्री ऑफ एल्कोहल, एक चीज और लिखिए, डिग्री ऑफ एल्कोहल, और जो है लास्ट में आप लिखना कि डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। तो ये दोनों भी हम जो है एक एक करके देखते हैं। देखो, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होगा? OH ग्रुप, हमारा OH ग्रुप जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो उस एल्कोहल की डिग्री होगी। देखिए कैसे, जैसे CH3 CH2 और लगा हुआ है OH, कितने डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से होता CH3 कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? 2 डिग्री कार्बन से।
ऐसी जो है आप सेम जो है आप क्या हो जाएगा, टर्सरी वाला हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं एल्किल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड की डिग्री कैसे निकालनी, सेम ऐसी निकालनी है। अगर कहीं हमारा जो है एक्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलाइड अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये सिर्फ आपको अमाइंस में ध्यान रखना है, अमाइंस में नाइट्रोजन का देखना है कितने टाइम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो छोड़िए इस बात को, अब आ जाइए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, अगर आपने कर दिया तो समझ लो आप तैयार हो आगे की चीज पढ़ने के लिए, नहीं तो अभी एक बार इस लेक्चर को दोबारा से देखना। आप भी हंस रहे होंगे कि इतना हल्का लेक्चर दोबारा से क्यों देखूं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तीसरा लिखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 कार्बन, ठीक है। तो पहला लिख रहा हूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो लिख दूं सिग्मा बॉन्ड, लिख दिया मैंने, एक खींच दिया। यहां लिख दिया मैंने पाई बॉन्ड, यहां लिख दिया मैंने पाई बॉन्ड। और यहां तीसरा मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में, sp2 और sp2 कार्बन के बीच में, ठीक है। और इधर मैं अपना कंपाउंड लिखूंगा और आपको जो है आंसर बताना होगा। देखते हैं आप में से कितने आंसर बता पाते हैं। जो ये सोच रहे थे लेक्चर बहुत आसान है, तो देखते हैं क्या वो सही आंसर बता पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। इसके आंसर लिख दो एकदम तुरंत, कमेंट भी कर दो सब और लिख भी दो। दूसरा आपके सामने ये प्रेजेंट है और तीसरा आपके सामने जो है वो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो भाई ये तीनों के आंसर मुझे चाहिए, इन तीनों के मुझे आंसर चाहिए, तुरंत लिख दीजिए और आंसर मुझे बता दीजिए क्या होंगे इनके आंसर। इनके आंसर बता दीजिए मुझे, टोटल इनके आंसर कितने होंगे, जल्दी फटाफट बताइए। सब लिखिए खुद से, एक बार लिखिए। और जिसका आंसर ठीक नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेगा, वो जरूर कमेंट करेगा कि सर मेरा आंसर ठीक नहीं आया था। पहले वाले का लिख दीजिए, क्या लिखूं यहाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, नहीं 3 नहीं है इसमें, देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करिए, 1 2 3, मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना, 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 9। जिसने 3 लिखा है वो तुरंत कमेंट करो और तुरंत इस चीज को सुधारो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें कितने दिख रहे हैं, देखो सिग्मा के बाद ये क्या होता है, 1 पाई 2 पाई। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड sp2 कार्बन के बीच में मुझे बता दो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड sp2 कार्बन के बीच में कृपया करके मुझे बताने की कोशिश करें, अगर आप सक्षम हैं तो। अब देखिए ध्यान से, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कैसे निकालना है आपको सिखा ही चुका हूं। अब देखिए sp2 के बीच में कितना सिग्मा है, यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा, यहाँ कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा। तो कितने सिग्मा हुए sp2 कार्बन के बीच में, 3 सिग्मा बॉन्ड। देखिए किस किस ने गलत करा है, देखिए जरा किस किस ने गलत करा है। इन दोनों के आंसर आपको खुद लिखने हैं, ओ सॉरी ये नहीं, मैं तो क्या लिख रहा हूं, इन दोनों के आंसर आपको खुद लिखने हैं। इसमें कितने सिग्मा प्रेजेंट है और इसमें जो है कितने सिग्मा प्रेजेंट है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर मैं बात करूं तो इसमें 12 सिग्मा होंगे और जो है 3 पाई होंगे, और 6 जो है वो sp2 कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होंगे। इस वाले का आंसर आपको खुद लिखना है, ठीक है। इतनी बात हमारी अभी तक क्लियर हो चुकी है, ठीक भाई। इसके बाद अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे DU की। तो आप हेडिंग डालिए DU या डालिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे DU। ये क्या होता है इसकी हम डिटेल पूर्वक चर्चा करते हैं। तो देखिए अगर मैं DU की बात करूं तो इसे जो है हम हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स HDI भी बोलते हैं, या जो है इसे हम क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा इसका DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, नाम लिख लीजिए DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डेफिनेशन सुनिए क्या होता है, किसी कंपाउंड को जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी होगी सैचुरेटेड ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उस कंपाउंड में उतना ही DU प्रेजेंट होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके सामने कुछ इस तरह से कंपाउंड है, ठीक है, इसे जो है सैचुरेटेड ओपन फॉर्म तो ये है, इसे सैचुरेट करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी होगी। अगर ये 1 मोल है ये कंपाउंड, तो 1 ही मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी होगी। 1 मोल 1 मोल H2 से इसकी रिएक्शन करा दूं तो ये क्या कंपाउंड मेरा सैचुरेटेड बन जाएगा। तो देखिए एक कंपाउंड मेरा सैचुरेटेड बन जाएगा, जी हाँ सैचुरेटेड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड में कितना DU प्रेजेंट हुआ, एक DU। ऐसी जो है इसमें देखिए, इसे जो है ओपन सैचुरेटेड फॉर्म में लाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दूं। देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 2 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पे कितने हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ इस पे जो है 2 हाइड्रोजन है और इस पे जो है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यही तो है। और हमारा जो है अगर मैं बात करूं किसकी, एल्केन की कितना होता है CnH2n+2। अगर मैं C की वैल्यू 3 रख दूं, तो हाइड्रोजन की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी 8, जबकि इस वाले कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करूं, इसकी भी 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी होगी ओपन सैचुरेटेड फॉर्म में लाने के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आपके सामने सवाल आया कि इसे कैलकुलेट कैसे करना है हमें। तो देखिए DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर आप ये लिख दोगे, ये कैलकुलेट कर दोगे तो आप जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DU कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उसका DU मुझे बताते चलना कि सर इसका DU इतना है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इन सब के DU कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि इसमें जो है इतना DU है, इतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। यहाँ बीच में एक कार्बन है, ठीक है, ये और ये इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, अगर जो है मैं आपसे जो है फर्स्ट की बात करता हूं कि फर्स्ट में कितना DU होगा इस वाले में, तो देख लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है इसमें, एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें रिंग है कोई नहीं है, तो कितना DU हो गया इस वाले में, इसमें हो गया 1 DU। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ रिंग है नहीं है, तो कितना DU हो गया इसका 2 DU। इसमें देखिए कितना DU होगा, नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 1 रिंग ये रही, 1 रिंग ये रही, 2 रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं 2, तो टोटल कितना हो गया 4, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 4। इस वाले का देखिए इसमें कितनी रिंग है, तो देखिए कितनी रिंग दिख रही है आपको, 2 रिंग दिख रही है, तो इसका DU कितना हुआ 2, ठीक है। इसमें देखिए कितनी रिंग आपको दिख रही हैं, कितनी रिंग दिख रही है, देखिए 1 रिंग तो आपकी ये है,
एक रिंग ये है और एक रिंग आपकी ये है, ये तो कितनी रिंग दिख रही हैं? 2। तो डी यू कितना हुआ? 2। इन दोनों में बताइए, इसका नाम है क्यूबेन। देखो क्यूब की तरह है ना, तो इसका नाम है क्यूबेन और इसका नाम है एडमेंटेन। इसका नाम है एडमेंटेन और इसका नाम है क्यूबेन। तो इन दोनों में आपको बताना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए आप कैसे बता सकते हो। देखिए एक ट्रिक और बताता हूं नंबर ऑफ रिंग देखने की। अगर आपको कहीं नंबर ऑफ रिंग देखना हो ना, अगर कहीं आपको जो है नंबर ऑफ रिंग देखना हो, तो आप क्या करो कि ये जैसे ये स्ट्रक्चर लिखी हुई है, तो इस स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्म में लाने के लिए, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ओपन करना है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे मिटाने पड़ेंगे। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को मुझे ओपन फॉर्म में लाना, तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम बॉन्ड मिटाने पड़ेंगे। सपोज करो पहला बॉन्ड जो है मैंने वो ये मिटा दिया, पहला बॉन्ड जो है मैंने ये मिटा दिया, ठीक है। अभी तो देखो ओपन नहीं हुई स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड और मिटाना पड़ेगा, कोई सा ही मिटा दो ये। अब देखो क्या ये स्ट्रक्चर ओपन है? हाँ बिल्कुल ओपन है। तो कितने मुझे बॉन्ड मिटाने पड़े? 2 बॉन्ड। देख लीजिए आप दूसरे तरकीब से भी देख सकते हो कि एक, अगर सोच रहे हो ये मिटा दीजिए, ठीक है, एक सेकेंड। अगर सपोज करो कि मैंने ये बॉन्ड मिटा दिया, तो ये वाला तो लगा हुआ ही रहेगा, ये कहाँ जा रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है। और जो है फिर मुझे एक बॉन्ड और मिटाना पड़ेगा, तो मैंने ये मिटा दिया। देखिए अब स्ट्रक्चर ओपन है, हाँ। तो मिनिमम कितने नंबर बॉन्ड मिटाने पड़े इस रिंग को ओपन करने, पूरी स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए? 2। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में कितनी रिंग थी? 2 रिंग थी इस कंपाउंड में। इसे देखिए ध्यान से, कितने नंबर ऑफ मिनिमम बॉन्ड मिटाने पड़ेंगे ओपन स्ट्रक्चर लिखने के लिए। तो देखिए एक, देखिएगा ध्यान से, एक मिट गया, क्या रिंग ओपन हुई? नहीं। अब मुझे ओपन स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये कोई भी एक बॉन्ड इसका अगर आप मिटा दोगे ना, इसमें जो है ये अभी मिट नहीं रहा है, तो कितना इसका अगर आप कोई एक बॉन्ड इसका मिटा दोगे तो ये भी फॉर्म ओपन हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल जैसा आप देखिए, ये कितनी रिंग है आपके सामने? एक रिंग। तो इसमें मैं कितने नंबर ऑफ मिनिमम बॉन्ड मिटाऊं किसे रिंग ओपन हो जाए? एक मिटाया, देखो रिंग क्या होगी? ओपन हो गई। तो ये ऐसी इन दोनों में आपको देखना है कितने नंबर ऑफ मिनिमम बॉन्ड मिटाऊं मैं कि ये रिंग जो है मेरी ओपन हो जाए। कितने नंबर ऑफ मिनिमम बॉन्ड मिटाऊं कि ये रिंग मेरी ओपन हो जाए, बस यही देखना है। तो आपको रिंग का पता चल जाएगा। तो इसमें डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं, तो आप सिंपल डी बता सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, आप इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है। कितने बॉन्ड मिटाने पड़ेंगे मिनिमम ओपन फॉर्म में लाने के लिए? तो देखिए को एक, चलो मैं उससे मिटाता हूं, इससे एक बॉन्ड मिटा दिया, क्या ये ओपन फॉर्म है? नहीं है। 2 बॉन्ड मिटा दिए, क्या ओपन फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि अब भी रिंग बनी हुई है। 3 बॉन्ड मिटा दिए, क्या ये ओपन फॉर्म है? नहीं है, अब भी जो है वो रिंग बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। अब देखिए 4 बॉन्ड मिटा दिया, क्या रिंग जो है ओपन हुई मेरी? स्ट्रक्चर नहीं, अभी भी एक रिंग बनी हुई है। ये क्या है? ये कुछ इस तरह से है। ये जो इस टाइम लिखा है ना, देखो 4 पाए नीचे की तरफ थे, मैंने ऐसे लिख दिया। ये और ये एक ही बात है। इस टाइम 4 बॉन्ड मिटा चुका हूं, अभी तक ओपन नहीं हुई है। तो देखिए कितने बॉन्ड और मिटाने पड़ेंगे? कोई एक बॉन्ड और मिटा दीजिए। तो देखो कोई एक बॉन्ड जो है मैं यहां से मिटा देता हूं, ये बॉन्ड मैंने मिटा दिया। अब देखिए क्या ये रिंग ओपन हो चुकी है? कोई स्ट्रक्चर ओपन है? बिल्कुल ओपन है। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे मिटाने पड़े इस स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए? 5। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं किसकी, क्यूबेन की, तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है? 5, ठीक है। और ऐसी जो है अगर मैं बात करूं आपसे एडमेंटेन की, तो एडमेंटेन में आप देखना कि जो है कोई भी, अगर आप जो है ये एडमेंटेन की स्ट्रक्चर है, ये लिख दिया, ये लिखा, ये एडमेंटेन की स्ट्रक्चर है। कोई भी आप 3 बॉन्ड इसमें मिटाओगे ना, तो ये रिंग ओपन हो जाएगी। घर पे खुद से मिटा के देखना। तो इसमें डी कितना प्रेजेंट रहेगा? 3। इसमें डी कितना प्रेजेंट है? 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बताओ इतनी बात जितनी अभी तक पढ़ाया है सब क्लियर हुआ है? आपको क्लियर हुआ है ना? अब ध्यान से देखना। सपोज करो एक कंपाउंड दे दिया मैंने आपको सामने इस तरह से, NO2, ठीक है।
ये जो है OH दे दिया, यहाँ जो है OH भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। मैं कहूँ इसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, DU प्रेजेंट है, तो आप क्या कह दोगे, DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3, रिंग कितनी है 1, तो टोटल DU कितना हो गया 4। DU कितना प्रेजेंट है इसमें 4। पर किसी वजह से जो है आपको कोई स्ट्रक्चर दे रखी होती है C6H6O, ये दे रखा होता, C6H6O यही है, तो आपको स्ट्रक्चर ना पता हो सकता है आपको स्ट्रक्चर ना पता हो, तो आप जो है DU कैसे निकाल लोगे। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो आप जो है लिख लीजिए। DU इज इक्वल टू लिखना, DU इज इक्वल टू, या लिखना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, लिखना C+1। C क्या है, कार्बन है, ठीक है, H प्लस X माइनस N/2। अभी ये है क्या क्या, इसकी मैं डिस्कस करूंगा, पहले ये जो है आप फॉर्मूला लिखिए, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए DU निकालने का। DU इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब देखिए C क्या है, यहाँ C है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और बात करूं X, X क्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन, ठीक है। और बात करूं N की, तो N क्या, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। और सल्फर, ऑक्सीजन, इनसे हमें कोई इफेक्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला लगाना है DU निकालने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने लिखा है C6H6O, उसमें DU निकाल के दिखाइए मुझे। मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट भी करा है, C6H6O, जिसकी स्ट्रक्चर ये लिखी थी मैंने, जिसकी स्ट्रक्चर ये लिखी थी, इसमें फॉर्मूले के माध्यम से DU निकालिए, तो कितना होगा DU इज इक्वल टू, कार्बन कितने 6, तो कार्बन प्लस 1 हो गया 7, माइनस हाइड्रोजन कितने 6, हेलोजन है नहीं है, तो हेलोजन हो गया 0, माइनस नाइट्रोजन है नहीं है, तो हो गया 0, डिवाइड बाई 2, 7 माइनस कितना बचा 3, कितना DU आया फॉर्मूले से 4, फॉर्मूले से भी 4 आ रहा है, तब हमने कैलकुलेट करा तब भी हमारा 4 आ रहा है। अब आपका HW देखिए क्या है, HW में आपको क्या करना है, C6H5NO2, इसका फॉर्मूले के माध्यम से DU निकालना, इसका जो है फॉर्मूले के माध्यम से आपको DU निकालना है। इसे जो है फॉर्मूला लिखना और जो है DU निकालना, फिर जो है इतना करना है आपको। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा शुरू करते हैं, ठीक है। अब बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये क्या होता है इसकी मैं बात करूंगा, पहले लिख लीजिए, ये लिखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है आपका, कि कहीं भी कोई भी बॉन्ड बना हुआ है, जैसे मैंने आपको इतने सारे बॉन्ड दिखाए, तो कहीं भी कोई बॉन्ड बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, चाहे बॉन्ड के हों चाहे किसी एटम के हों, उनका मूवमेंट हो जाए, बस डिस्प्लेस हो जाए, अपनी पोजीशन से हिल जाएं, ठीक है। तो उस तरह का अगर कहीं इफेक्ट आ रहा है तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। और ये 2 प्रकार के हमारे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकता है, परमानेंटली, की मॉलिक्यूल में परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, रखा है और वो शिफ्ट हो गया अपनी तरफ से, तो परमानेंट इफेक्ट हो सकता है, टेम्परेरी हो। देखो परमानेंट और टेम्परेरी का यहाँ मतलब समझना क्या होता है। परमानेंट का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल रखा है और अपनी मर्जी से हमने उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, सिर्फ रखे में ही अपनी मर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेरी की क्या मतलब, कि रखा है, जा नहीं रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, पर जैसे ही हमने उसमें कुछ मिलाया, सपोज करो एसिड मिला दिया, कोई न्यूक्लियोफाइल मिला दिया, कोई रिएजेंट मिला दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो, पे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो, तब हमने कुछ मिलाया तब शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ही हमने हटा लिया जो मिलाया था, सपोज करो मैंने H+ मिलाया, शिफ्ट हो गए, मैंने H+ हटा लिया तो वापसी आ गए। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा वो होगा टेम्परेरी इफेक्ट। जो हम परमानेंट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडक्टिव
इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ेंगे? हाइपर कंजुकेशन, हाइपर कंजुकेशन। तीसरा इसमें क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस, रेजोनेंस, या जिसे हम मेसोमरिक इफेक्ट भी बोलेंगे, मेसोमरिक। और टेम्परेरी में हम कौन कौन पढ़ने वाले हैं? पहला है हमारा इंडक्टोमेरिक, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये सब पढ़ने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। हम पूरे डिटेल से, देखो मैंने जीरो से शुरू करा है और एकदम हायर लेवल, ये जो जीओसी पढ़ाऊंगा ना, ये जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, इतने एग्जाम्पल कराऊंगा, इतने एग्जाम्पल कराऊंगा कि आपका क्वेश्चन आप सिर्फ देखो आंख से और आप आंसर लगा दो, आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी स्ट्रोंग होगी और चीजें भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ठीक है भाई, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, यहाँ से जो है कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।